जय हिंद मित्रों, आज हम समझेंगे प्रतिरक्षा, जिसे हम इंग्लिश में इम्यून कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रतिरक्षा क्या होती है। किसी भी जीव शरीर के अंदर रोग कारकों से लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षा तंत्र के कारण मिला है, प्रतिरक्षा कहलाता है। इसका मतलब यह प्रतिरक्षा जो है एक प्रकार की क्या है, क्षमता है जो किसके खिलाफ काम करती है, रोग कारक जीवों के खिलाफ काम करती है। यदि कोई भी रोग कारक या रोगजनक जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है या जाता है तो उसके खिलाफ एक क्षमता काम करती है, वह क्षमता उसे मारना चाहती है। उसी क्षमता का नाम क्या है, प्रतिरक्षा। और यह किसके कारण मिलती है, तो प्रतिरक्षा तंत्र के कारण मिलती है, जिसे हम इंग्लिश में इम्यून सिस्टम कहते हैं। और यह इम्यून सिस्टम सभी के अंदर, सभी जीवों के अंदर होता है। ठीक है, जैसे स्कूलों और घरों की रक्षा करने के लिए एक गार्ड होता है, एक रक्षक होता है, वैसे ही हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए हमारे शरीर में एक गार्ड बैठा होता है। ठीक है, उस गार्ड का क्या नाम है, प्रतिरक्षा तंत्र। जब भी कोई सूक्ष्म जीव या जीवाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये गड़वा देखता है तो कहता है रे 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 तोरी के, अभी देख नहीं रहा है यहाँ बैठे हैं। ठीक है, भाग 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 चल भाग, भगा देता है उसे, क्या करता है, भगा देता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा। उस क्षमता को क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। आइए समझते हैं कि प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है। तो प्रतिरक्षा जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक है सहज प्रतिरक्षा और दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सहज प्रतिरक्षा को, ये क्या होता है। एक अविशिष्ट रक्षक जो हमें जन्म के समय प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके नाम से। इसका नाम है सहज। सह का मतलब होता है सहित और ज का मतलब होता है जन्म। ऐसी प्रतिरक्षा जो हमें जन्म सहित मिलती है या जन्म के समय प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं सहज प्रतिरक्षा। और यह जो सहज प्रतिरक्षा है यह 4 प्रकार की होती है। ठीक है, यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा शारीरिक रोध। यह क्या होता है, इसे समझते हैं। हमारे शरीर का सबसे मुख्य रोध है कौन, शारीरिक रोध, जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है। यदि कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है तो यह उस प्रयास को क्या कर देता है, नाकाम कर देता है, उस सूक्ष्म जीव को रोक देता है। श्वसन जनन मूत्र पथ को आश्रित करने वाली एपिथीलियम का श्लेष्मा आलेप भी शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकता है। अब ये क्या है, आइए थोड़ा इसको बढ़िया से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये है हमारा श्वसन पथ या मूत्र जनन पथ। अब इसकी अंदर की जो परत है यह परत बनी होती है किसकी, एपिथीलियम ऊतक की। ये परत जो बनी होती है किसकी बनी होती है, एपिथीलियम ऊतक की बनी होती है। और इस एपिथेलियम ऊतक से कुछ श्लेष्मा निकलता है और जब श्लेष्मा निकलता है, श्लेष्मा चिपचिपा पदार्थ होता है, वो इसकी ऊपर लग जाता है। इसके ऊपर क्या हो जाता है, इसे लग जाता है, आलेपित हो जाता है। का मतलब उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है, परत चढ़ जाती है उस श्लेष्मा की। तो यह श्लेष्मा की जब परत चढ़ जाती है तो यही श्लेष्मा की परत जो है हमारे शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को भी रोकती है। ठीक है, अब हम अगला समझते हैं कायकीय रोध। आमाशय में HCl, मुंह में लार, आंखों के आंसू, ये सभी रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। इसको समझते हैं हम लोग। आमाशय में, हमारे आमाशय, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो जब भी कोई सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और मुंह से चला जाता है आमाशय में, तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे क्या कर देता है, मार देता है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वह बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, जिसके कारण वह सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, मुंह में लार, और हमारे मुंह में क्या पाया जाता है, लार पाया जाता है। उस लार में लाइसोजाइम होता है। सबसे ज्यादा लाइसोजाइम छोटे बच्चों में पाया जाता है, छोटे बच्चों के लार में। इसलिए देखते हैं छोटा बच्चा कुछ चक्कर पकड़ करता रहेगा, कुछ खा लेता है, लेकिन वो ज्यादा बीमार नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके लार में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। और वो लाइसोजाइम जो है उस सूक्ष्म जीव और उस बैक्टीरिया को क्या कर देता है, मार देता है। आंखों के आंसू, हमारे आंखों के आंसू जो होते हैं उनके अंदर भी लाइसोजाइम पाया जाता है। इसलिए जो छोटे मोटे कीड़े चले जाते हैं, कीड़े चले जाते हैं, तो उनको ये क्या कर देता है, गला देता है, पचा देता है। तो ये सभी रोगाणु क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। यह किस प्रकार का रोध है, कायकीय रोध है। अब अगला समझते हैं कोशिकीय रोध। यह हमारे रक्त में श्वेताणु, मोनोसाइट व लिम्फोसाइट रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। ध्यान देंगे, यदि कोई भी सूक्ष्म जीव या रोगाणु हमारे जब ब्लड में चला जाता है तो ब्लड में क्या पाया जाता है, श्वेताणु, जिसे हम बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल, और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये कुछ क्या करते हैं, उन रोगाणुओं को, उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है,
तो यह कोशिका में जाने से, कोशिका में प्रवेश करने से बचाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, कोशिकीय रोध। अगला रोध है हमारा साइटोकाइन। ठीक है, ये क्या होता है इसे समझते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में इसी के कारण जो है बहुत सारे लोगों की जानें बची, बहुत सारे लोग जो है इससे प्रभावित नहीं हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्राव करती हैं। आप ध्यान देंगे इस शब्द पे, इंटरफेरॉन नामक प्रोटीनों का स्राव करती हैं। अब ये क्या होता है इसको ध्यान देते हैं। इंटरफेरॉन जो है एक प्रोटीन होता है, और यह केवल तभी निकलता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इसे तभी निकालता है जब कोई विषाणु हमारे शरीर पे आक्रमण करता है, अटैक करता है, केवल तभी यह निकलता है। तो जैसे ही कोई विषाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो साइटोकाइन जो रोध है यह क्या निकालता है, इंटरफेरॉन नामक प्रोटीनों का स्राव करता है, और यह इंटरफेरॉन जो प्रोटीन है उस विषाणु, उस वायरस को मारने के लिए निकलते हैं, उसके प्रभाव को यह कम करते हैं। ठीक है, जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रामक से बचाती है, और यह आगे भी विषाणु से होने वाले जो संक्रमण है उससे बचाती है। तो आप जरूर ध्यान देंगे कि जो यह इंटरफेरॉन है यह केवल विषाणु के स्थिति में काम करता है, केवल विषाणु के सापेक्ष काम करता है। जब भी कोई वायरस या विषाणु हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो यह इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन निकलता है और उसे यह क्या कर देता है, प्रभावहीन करता है। ठीक है, तो कोरोना काल में जो है यही इंटरफेरॉन जो है बहुत लोगों की क्या कहता है, रक्षा किया था। तो ये था हमारा सहज प्रतिरक्षा। अब हम आगे देखते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। आप इसकी साथ ले लीजिए। अब हम समझते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा को, कि उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। वह प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद प्राप्त होती है या विकसित होती है। ठीक है, ऐसी प्रतिरक्षा जो हमें जन्म के बाद मिलती है या हमारे शरीर में जन्म के बाद विकसित होती है उसे हम कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। अब हम समझते हैं इस वाक्य को। उपार्जित प्रतिरक्षा रोग विशिष्ट होती है। ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा है यह हर एक नए रोग के लिए, हर एक विशेष रोग के लिए क्या होती है, विशेष होती है। का मतलब नए नए रोग आएंगे तो नए नए जो है प्रतिरक्षियों का हमारे शरीर में निर्माण होता है, क्योंकि वो जो रोग आए वो जन्म के बाद आए हैं, तो इसीलिए हमारे अंदर जो प्रतिरक्षी बनेंगे वो भी कब बनेंगे, जन्म के बाद ही। जब वो रोग जनक आएंगे तो जितने भी रोग जनक आएंगे उस हर एक रोग जनक के लिए नए नए प्रतिरक्षियों का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होगा। अब हम इसके आगे देखते हैं। यह प्रतिरक्षा शरीर में प्रवेश कर चुके रोग जनकों का विशेष कोशिकाओं एवं एंटीबॉडीज द्वारा सामना करती है। अब जब कोई रोग जनक हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तो हमारे शरीर में कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं और एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर उस रोग जनक को मारने का प्रयास करती हैं। ठीक है, उससे लड़ती हैं। अब हम इसके आगे दो शब्दों को समझते हैं। एक है प्राथमिक अनुक्रिया और दूसरा है द्वितीयक अनुक्रिया। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राथमिक अनुक्रिया क्या होती है। हमारे शरीर का जब पहली बार रोग जनक से सामना होता है तो यह एक अनुक्रिया करता है जिसे निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है आइए समझते हैं। जब भी कोई रोग जनक, कोई भी रोग जनक पहली बार हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारा शरीर जो है उस रोग जनक को पहचानता नहीं है, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए क्या है, नया है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो शरीर है उसके खिलाफ जो है बहुत ही कम प्रतिक्रिया करता है, मतलब उससे ज्यादा लड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या होता है, नया होता है। जैसे समझते हैं हम इसको एग्जाम्पल की मदद से। कोई एक चोर है, किसी घर में गया चोरी करने के लिए और वो चोरी कर रहा है, और उस घर का मालिक जो है कुछ समय के बाद उस चोर को देख लेता है। और जब मालिक देख लेता है तो चोर को पकड़ लेता है। अब चोर पकड़ा जाता है। अब चोर जो कहता है अरे मालिक 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 गलती हुई मालिक, अब अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे। तो मालिक को दया आ जाती है। मालिक कहता है अच्छा अच्छा चलो ठीक है, इस बार छोड़ देते हैं, लेकिन अगली बार आना मत, नहीं तो मारेंगे बांस से बांस। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। अब हम देखते हैं द्वितीयक अनुक्रिया। बाद में दोबारा उसी रोग जनक से सामना होने पर तीव्र की अनुक्रिया होती है जिसे द्वितीयक अनुक्रिया कहते हैं। अब इसका क्या मतलब अभी हम देखे हैं। ठीक है, कि जब भी कोई रोग जनक पहली बार आता है तो हमारा शरीर उसे पहचानता है नहीं, तो इसलिए हमारा शरीर जो उसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करता है, बहुत ही कम प्रतिक्रिया करता है। लेकिन वही रोग जनकवा जो है फिर दोबारा यदि शरीर में आता है तो अब तो हमारा शरीर उससे पहले से ही पहचान चुका है,
अब तो कहता है अच्छा अच्छा ये हुए ससुरा जो आया था एक बार, ठीक। तो अब जो है हमारा शरीर उसके खिलाफ जो है बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है, मतलब उससे लड़ता है, उसे मारने का प्रयास करता है और उसे मार भी देता है। का मतलब अब समझेंगे, ठीक है। जब चोर पहली बार मालिक के घर के अंदर गया था तो मालिक ने पहचाना था और माफी मांगा था चोर ने, तो मालिक ने माफ कर दिया था। लेकिन वही चोर फिर से जब चोरी करने गया, ठीक है, उसी घर में, और मालिक फिर पकड़ लेता है, तो अब जो है मालिक उसको जो है ले जूता ले चप्पल एकदम खूब मारता है, खूब पीटता है, ठीक है। तो ये है थी प्राथमिक अनुक्रिया और द्वितीयक अनुक्रिया। का मतलब जब पहली बार कोई रोगजनक हमारे शरीर में आता है तो हमारा शरीर उसके खिलाफ प्रतिक्रिया बहुत ही कम करता है, लेकिन जब वही रोगजनक जब दोबारा हमारे शरीर में आ जाता है तो हमारा शरीर पहचान जाता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ बहुत ही तेजी से प्रतिक्रिया करता है। ठीक वैसे ही कि जब पहली बार चोर मालिक के घर के अंदर गया था तो मालिक ने पकड़ लिया था, बट चोर की माफी मांगे जाने पर जो मालिक जो है उसे दया भाव करके माफ कर दिया था। लेकिन जब वह चोरवा जो है दोबारा उस मालिक के घर में चोरी करने जाता है तो मालिक तो पहले ही पहचान गया था और माफ भी कर दिया था, लेकिन इस बार जो है खूब उसकी धुलाई करता है, खूब धुलाई करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला इसका प्रकार है उसका नाम सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरा जो है उसे बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सक्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, ये क्या होता है। जब व्यक्ति के अपनी शरीर की कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी पैदा करती हैं तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसके शरीर की जो कोशिकाएं हैं, यदि बाहर से कोई रोगाणु हमारे अंदर आता है और हमारे शरीर की कोशिकाएं जो है उनके खिलाफ एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी निकालती हैं, पैदा करती हैं, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। ऐसे भी हम ठीक ठाक हैं, बाहर से कोई रोगजनक हमारे अंदर गया, ठीक है, कोई भी बायोसिक्योलॉजी हमारे अंदर गया और हमारे अंदर जो कोशिकाएं हैं वो अपने अंदर से क्या निकालेंगी, एंटीबॉडी निकालेंगे उसे मारने के लिए। तो इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है उसे बोलते हैं हम सक्रिय प्रतिरक्षा। अब हम देखते हैं इसका उदाहरण, मानव में चेचक बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा, ठीक है। क्या बोलते हैं, मानव में चेचक बीमारी के प्रति, जैसे चेचक जो होता है जिसे बोलते हैं बड़ी माता है छोटी माता होता है, इसके लिए दो विषाणु होते हैं, एक होता है वैरिसेला जोस्टर और एक होता है वैरिओला। ये दो विषाणु होते हैं, ठीक है। तो जब ये विषाणु हमारे अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर जो है प्रतिरक्षा तंत्र है, वो प्रतिरक्षा तंत्र जो है अपने अंदर से जो है कुछ एंटीबॉडी क्या निकालती है, प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षी या प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, सक्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है। अब हम देखते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जब शरीर की रक्षा के लिए किसी अन्य जीव के शरीर में बने प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं या कहलाती है। अब इसको समझते हैं। इसके पहले हम क्या देखा, ठीक है, कि हम ठीक ठाक थे, कोई बाहर से रोगजनक आया हमारे शरीर में अंदर, ठीक है, और हमारे शरीर के अंदर हमारा गार्ड ये है, बैठा है, रक्षा करने वाला कौन, इम्यून सिस्टम जिसे बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। तो बाहर से कोई आया तो हमारा गार्ड देख लिया, कहाँ जा रहा है, चल क्या कर दिया, इसको भगा दिया, ठीक है, तो लड़ा उससे। इस प्रकार की प्रतिरक्षा हमने बोला क्या, सक्रिय प्रतिरक्षा। लेकिन अब बताइए कोई ऐसा आया, ठीक है, अब मान लो कोई दूसरा रोग कारक आया हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बैठा है, देख रहा है, और उसको देखा तो कहा, फिर बोल रहा है कि ले अब तू कहाँ रह रे, कहाँ रह रे, चल भाग। ये कहता है कि अरे सुधारता है तो हमसे डर लगाना चाहिए, तो तू हमें भाग रहा रे। तो कहता है अच्छा ऐसा बात है। रोग कारक जो है उस पर प्रभावशाली हो जाता है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर। का मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो गार्ड है शरीर का, वो उससे लड़ नहीं पाता है। तो इस केस में क्या किया जाएगा, तो इस केस में काम आता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब इसमें क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है, कौन, कोरोना का। कोरोना का हमने क्या देखा, जैसे कोरोना वायरस जा रहा था, क्या किसी का प्रतिरक्षा तंत्र सही काम कर रहा था, नहीं काम कर रहा था, माने हमारा इम्यून सिस्टम जो है उस कोरोना वायरस से नहीं लड़ पा रहा था, इसीलिए तो बनाया गया कोरोना वैक्सीन, ठीक है। अब इसे समझते हैं, इसमें होता क्या है ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे अंदर जो कोई रोग कारक या कोई रोगजनक गया, ठीक है, तो उससे बचने के लिए अब हम क्या करेंगे कि किसी दूसरे जीव के शरीर से जो एंटीबॉडी बनाएंगे, जो प्रतिरक्षी हम बनाएंगे, ठीक है, और उस प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी को हम अपने शरीर के अंदर डाल दें, ठीक है, इंजेक्शन की मदद से चाहे ओरली, तो उसे हम कहेंगे क्या, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है। ये होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। कोरोना वैक्सीन ऐसे ही बनाया गया है, जो कोरोना वैक्सीन थी
यह किसी जीव के शरीर से बनाया गया था। यदि हम किसी भी जीव के शरीर से कोई एंटीबॉडी बनाकर अपने शरीर के अंदर डाल लिए तो उसको कहेंगे हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कोरोना वैक्सीन लगने के बाद प्रतिक्रिया। अब इन दोनों के बीच हम अंतर को समझेंगे। पहला अंतर है, यह प्रतिरक्षा धीमी होती है और यह प्रतिरक्षा तीव्र होती है। ध्यान देंगे, जो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है, जो हमारे शरीर खुद निकालती है एंटीबॉडी को रोग जनों को मारने के लिए, तो वह प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है। लेकिन ये जो होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, थोड़ी तेज होती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। इसमें अनुक्रिया प्रदर्शित होने में अधिक समय लगता है। ध्यान देंगे, कोई रोग जनक हमारे शरीर के अंदर गया, चला गया कभी का, लेकिन हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसके खिलाफ जो जल्दी काम नहीं कर रहा है, इसमें बहुत अधिक समय लगता है। ठीक है, इसमें टाइम लेता है सक्रिय प्रतिरक्षा में। अब देखते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इसमें अनुक्रिया प्रदर्शित होने में कम समय लगता है। अनुक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन, प्रतिक्रिया। जैसे ही इसमें अपने आप बोला कि इसमें अनुक्रिया प्रदर्शित होने में कम समय लगता है, का मतलब हम जब बाहर से कोई एंटीबॉडी लेंगे तो वह जल्द ही कम समय में ही अपना रिएक्शन शुरू कर देता है। अब अगला अंतर है, इससे शरीर को अन्य कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है कि हमारे शरीर को जो है अन्य कठिनाई अन्य समस्या का, किसी दूसरे समस्या का जो सामना नहीं करना पड़ता है। जैसे कोई रोग जनक जाता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगता है, इसमें हमारे बॉडी को ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इससे शरीर को कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि सबको कोरोना वैक्सीन लगा था, जब कोरोना वैक्सीन लगा था तो बहुत लोगों को क्या हो जा रहा था, बुखार हो जा रहा था। ठीक है, आधा अफवाह उड़ा दिए थे सब, क्योंकि जिसको बुखार हो रहा है वो सब सुने कि कोरोना वैक्सीन लग जा रहा है, सब मर जा रहा है। अब गाँव में तो पूछना ही नहीं, डर में जो कोई लगवा ही नहीं रहा था। अरे नहीं नहीं, हम सुने हैं यहाँ 5 को मर रहे हैं सब, उस गाँव में 20 को मर रहे हैं सब, हम नहीं लगवाएंगे, हम लोग वही भी नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत सारा जो अफवाह बनाया गया था जो कि सही नहीं था। यही समझेंगे, यही कारण था, बोला है ना कि इससे शरीर को कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वही कठिनाई हो रही थी। जैसे ही वैक्सीन लग रहा था तो कुछ लोगों के अंदर, सभी में तो ऐसा देखा नहीं जा रहा था, कुछ लोगों के अंदर जो है क्या हो जा रहा था, बुखार हो जा रहा था, उसका टेम्परेचर क्या हो जा रहा था, ज्यादा हो जा रहा था। ठीक है, शरीर का। अब अगला है, यह पूरे जीवन कार्य करती है। ध्यान देंगे, जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है यह हमारे अंदर जो है जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक जी रहे हैं तब तक हमारे अंदर काम करेगी। लेकिन ये क्या है कि इसका प्रभाव कुछ समय के लिए होता है। का मतलब कोरोना वैक्सीन लगाए थे तो का 100 साल जिएंगे तो 100 साल काम करेगा वो, ऐसा नहीं है। उसका एक फिक्स टाइम था, एक निश्चित समय के लिए हमारे अंदर काम करेगा। लेकिन जो सक्रिय प्रतिरक्षा है वो क्या है, पूरे जीवन भर रहती है। तो ये था हमारा सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा और उनके बीच अंतर। अब हम देखते हैं अगला, टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं टीकाकरण को। किसी रोग के रोगाणुओं को प्रभावहीन बनाकर एक टीका तैयार किया जाता है। इस टीके को मानव शरीर में प्रवेश करने की क्रिया को टीकाकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो कोरोना काल में अभी हमने देखा। ठीक है, कोरोना काल में क्या किया गया, जो कोरोना रोग के जो कोरोना वायरस थे उन सभी वायरसों को, उन विषाणुओं को उन प्रभावहीन बनाया गया। मतलब उनको सबसे पहले निष्क्रिय किया गया और निष्क्रिय करके एक टीका तैयार किया गया। टीके को ही हम बोलते हैं वैक्सीन। तो जो कोरोना रोग के जो रोगाणु थे, कोरोना वायरस, उनको प्रभावहीन बनाकर एक टीका तैयार किया गया जिसे हम क्या बोले, कोरोना वैक्सीन। अब हम क्या किए, कोरोना वैक्सीन यानी कि मतलब हमने एक टीका तो तैयार कर दिया। अब इस टीके को मतलब कोरोना वैक्सीन को मानव शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को, अब देखें हम जब जिसको भी कोरोना हुआ था या कोरोना से बचने के लिए कोरोना वैक्सीन को क्या किया जाता था, इंजेक्शन से लगाया जा रहा था। ठीक है, तो वही इंजेक्शन से कोरोना वैक्सीन को लगाने की क्रिया को, लगाने की यानी कि प्रवेश करने की क्रिया को क्या कहते हैं, टीकाकरण, या उसी को कहते हैं वैक्सीनेशन। जो कोरोना वायरस से टीका बना उसे हमने बोला वैक्सीन। और जब उस वैक्सीन को किसी मानव शरीर के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर लगाया गया तो उसे हमने बोला क्या, टीकाकरण, वैक्सीनेशन। अब हम समझते हैं प्रतिरक्षीकरण को। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करना ही प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। इसमें क्या बोला कि शरीर में जो है लड़ने की क्षमता का विकास करना है, किसके खिलाफ, रोगों से। ठीक है, तो जितने भी रोग हैं उन रोगों से लड़ने के लिए हमारी
जो क्षमता है, यदि उस क्षमता का विकास करेंगे तो उस विकास करने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलेंगे, प्रतिरक्षीकरण। अब हम देखते हैं कि यह प्रतिरक्षीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सक्रिय प्रतिरक्षीकरण और दूसरा होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सक्रिय प्रतिरक्षीकरण किसे कहते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा द्वारा, ध्यान देंगे, सक्रिय प्रतिरक्षा द्वारा रोग जनकों से, रोग जनक मतलब सूक्ष्म जीव, ठीक है, और जीवाणु या विषाणु कुछ भी हो सकता है, रोग जनक से लड़ने की क्षमता का विकास करना ही सक्रिय प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। अब हम समझते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जो कि हम इसके पहले समझा दिए हैं। जब बने बनाए प्रतिरक्षी किसी शरीर में सीधे ही प्रवेश कराए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है कि यदि बना बनाया हुआ प्रतिरक्षी किसी भी जीव शरीर के अंदर प्रवेश कर दिया जाए, उसे डाल दिया जाए, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण। जैसे कोई भी रोगजनक है, ठीक है, उसको हमने प्रभावहीन कर दिया और प्रभावहीन करके उससे हमने एक तैयार कर लिया क्या, वैक्सीन, एक वैक्सीन बना लिया। अब उस वैक्सीन को हमने जो है किसी भी मानव शरीर के अंदर क्या कर दिया, लगा दिया, ठीक है। तो उस वैक्सीन को लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण। निष्क्रिय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी रोगजनक यानी किसी जीव को मारकर उसे प्रभावहीन बनाकर तब हम जो है किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर लगाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सक्रिय प्रतिरक्षीकरण और निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण में अंतर। अब हम देखते हैं एलर्जी को कि एलर्जी क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझेंगे। एलर्जी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की किसी बाहरी हानिकारक पदार्थ के प्रति अति संवेदनशीलता है। क्या है, अति संवेदनशीलता का मतलब जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वह अति संवेदनशील हो जाता है। कब, जब कोई बाहरी हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर के संपर्क में, हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अति संवेदनशील, बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, जो कि मनुष्यों में भिन्न रोगों का कारण बनती है। और इसके कारण क्या होता है, हमारे अंदर तरह तरह के रोग होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको हम अब आसान भाषा में बिल्कुल समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज, जब किसी भी चीज को हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसके संपर्क में आता है तो हमारा शरीर अधिक प्रतिक्रिया का मतलब ओवर रिएक्ट करता है और इसी को कहते हैं एलर्जी। अब वो चीज कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, जब हमारे शरीर के अंदर आया तो हमारा शरीर जो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया, या बाहरी संपर्क में आया तभी भी हमारा शरीर उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और जब शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो वो हमारा शरीर क्या करेगा, अधिक प्रतिक्रिया करता है, ओवर रिएक्ट करता है, और इसी ओवर रिएक्ट को, अधिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलर्जी। आइए आगे देखते हैं। इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षाएं आईजीई प्रकार की होती है। अब ध्यान देंगे, ये आईजीई क्या है, आईजीई का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। इसका फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। यह एक प्रकार की क्या है, प्रतिरक्षी है, एंटीबॉडी है, ठीक है। तो इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षाएं आईजीई प्रकार की होती हैं। का मतलब यदि कोई भी एलर्जी होता है तो हमारे अंदर कौन सी एंटीबॉडीज निकलती हैं, आईजीई निकलती हैं उनके खिलाफ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये एलर्जी जो होता है, ठीक है, एलर्जी ये कैसे होता है, मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन व सीरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। ये जो एलर्जी हमें होती है, हमारे अंदर जो कुछ कोशिकाएं हैं विशेष, उनका क्या नाम है, मास्ट कोशिकाएं। क्या नाम है, मास्ट कोशिकाएं। और जब इन कोशिकाओं से हिस्टामाइन व सीरोटोनिन निकलता है केमिकल, तभी हमें एलर्जी होता है। उसे क्या कहते हैं, एलर्जी, हमें एलर्जी होता है। अब हम देखते हैं इसके कौन कौन से कारक हैं। किसी खास तरह की खुशबू, खान पान की चीजों से धूल मिट्टी व धुएं हो सकते हैं, ये एलर्जी के कारक होते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उन्हें परफ्यूम जो है बहुत समस्या देता है, ठीक है, सेंट वो लोग नहीं लगाते हैं। जैसे ही सेंट के यानी परफ्यूम के वो संपर्क में आते हैं तो उन्हें इरिटेटिंग, बहुत ज्यादा समस्या उन्हें होने लगती है। अब अगला है खान पान की चीजों से, ठीक है। बहुत ऐसे भी लोग हैं कि
कुछ विशेष चीजों को लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि वो जैसे ही वो खाते हैं तो उन्हें कुछ न कुछ समस्या या प्रॉब्लम हो जाती है। अगला है धूल मिट्टी व धुएं से। इनके कारण भी बहुत सारे लोगों को होता है, जब वो निकलते हैं मार्केट में तो जब धूल के संपर्क में आता है नाकों में तो उन्हें एलर्जी होता है। तो ये सब कारक होते हैं। अब हम देखेंगे लसिकाभ अंग। ये लसिकाभ अंग क्या होते हैं? वे अंग जिसमें लसिकाणुओं की उत्पत्ति का मतलब निर्माण व परिपक्वन होता है। लसिकाभ अंग हमारे शरीर में वे होते हैं जहां पे लसिकाणुओं का, लिम्फोसाइट्स का या तो क्या होता है, निर्माण होता है और उसका परिपक्वन यानी उसका डेवलपमेंट यानी विकास भी वहीं पर होता है। तो ऐसे अंग को हम क्या कहते हैं? लसिकाभ अंग कहते हैं। अब हम इसके प्रकार को देखते हैं। ये दो प्रकार की होती है। पहला है प्राथमिक लसिकाभ अंग और दूसरा है द्वितीयक लसिकाभ अंग। समझते हैं कि प्राथमिक लसिकाभ अंग क्या होता है। जहां लसिकाणुओं का निर्माण और परिपक्वन होता है उसे हम कहते हैं क्या? प्राथमिक लसिकाभ अंग। जहां पर भी लिम्फोसाइट्स जो लसिकाणु हैं उनका निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है, ठीक है, और वहीं पर वो क्या होते हैं? परिपक्व माने उनका विकास, डेवलपमेंट होता है। वैसे अंग को हम बोलते हैं प्राथमिक लसिकाभ अंग। जैसे कौन? थाइमस और अस्थि मज्जा। थाइमस जो हमारी ग्रंथि होती है यहाँ पे वो, और हमारी जो अस्थि मज्जा बोन मैरो होती है हड्डी के अंदर, वहां पे लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है और परिपक्व होता है। तो ऐसे अंग को हम बोलते हैं प्राथमिक लसिकाभ अंग। दूसरा है द्वितीयक लसिकाभ अंग। जहां लसिकाणुओं की प्रतिजनों माने एंटीजन्स के साथ पारस्परिक क्रिया होती है तो वैसे अंग को हम बोलते हैं द्वितीयक लसिकाभ अंग। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी बाहरी जीव हमारे शरीर के अंदर गया, ठीक है, और जैसे ही कोई बाहरी जीव का मतलब प्रतिजन का मतलब एंटीजन हमारे अंदर गया और वह लिम्फोसाइट से क्या हुआ? उसका टक्कर हुआ का मतलब ये दोनों लड़े, तो जिस अंग में होते हैं ये जहां भी जिस अंग में प्रतिक्रिया होती है उसे हम कहते हैं क्या? द्वितीयक लसिकाभ अंग। और वे कौन कौन से हैं? एक है प्लीहा, टॉन्सिल और परिसेशिका। टॉन्सिल का मतलब जो मुंह खोलते हैं तो मुंह के अंदर देखते हैं एक छोटी सी संरचना लटकी होती है ऊपर की ओर से, उसे क्या बोलते हैं? टॉन्सिल कहते हैं, ठीक है। अगला है परिसेशिका। परिसेशिका क्या होता है? इसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। इसी को हम इंग्लिश में अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि बड़ी आंत का भाग होता है। तो ये तीनों कैसे हैं? द्वितीयक लसिकाभ अंग है, और थाइमस और अस्थि मज्जा प्राथमिक लसिकाभ अंग है। और बोर्ड की परीक्षा में ये पूछा गया है कि द्वितीयक लसिकाभ अंग कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक लसिकाभ अंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।